नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 31 अक्टूबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, दामिने कोह निम्नलिखित में से क्या होता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को पता होगा, दामिने कोह राजमहल की पहाड़ियों में स्थित संथालों की भूमि को कहते थे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजमहल पहाड़ियों में स्थित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इन बंगाली ट्राइबल विलेज आर्ट फाइट कोविड-19, जहां पर संथालों को लेकर के चर्चा की गई है। और इसी न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिजबेनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का आयतन की दृष्टि से विपुल मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। तो यहां पर चर्चा हो रही है ब्रिजबेनाइट की। और अगर हम ब्रिजबेनाइट की बात करें तो ब्रिजबेनाइट पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यह निचले मेंटल यानी कि लोअर मेंटल में मौजूद है। ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों की उत्पत्ति और विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके गठन तंत्र को समझना भी बहुत ही जरूरी है। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिजबेनाइट पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि लोअर मेंटल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह निचले मेंटल में मौजूद होता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि यहां पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर दोनों कथन सही हैं। तो ब्रिजबेनाइट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको यहां पर दे दी हैं। ब्रिजबेनाइट में मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और इस कारण से यह लोअर मेंटल में पाया जाता है। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर इसको लेकर के सारी चर्चाएं की गई हैं, जिसका शीर्षक है साइंटिस्ट फाइंड ए मिनरल सीन इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ इन मेटेराइट। और आप सभी जानते हैं कि आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 22 मई 2012 को जो मेटेराइट गिरे थे उनका अध्ययन किया गया। और यहाँ पर इन मेटेराइट में ब्रिजबेनाइट पाया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये न्यूज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें सारी जानकारियां दी गई हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आपको नोट के रूप में दे दिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यहाँ पर आपको 3 रिपोर्ट की चर्चा की गई है। यहाँ पर पहला रिपोर्ट है वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और तीसरा है विश्व आर्थिक आउटलुक। अगर हम आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों की चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है कि आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट और इसके अलावा रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कथन 1 दिया हुआ है, जिसमें चर्चा हुआ है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का, यह आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा जो विश्व आर्थिक आउटलुक है, यह भी आईएमएफ के द्वारा रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो दूसरा रिपोर्ट है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर जो पहला और तीसरा रिपोर्ट है वह आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इन रिपोर्टों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है नोट के रूप में, जिसको आप लोग जरूर लिख लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इंडियाज 5 ट्रिलियन गोल सेट बैक बाई 3 to 5 ईयर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा 2024-25 तक
अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर आईएमएफ का ये कहना है कि जो विकास की रफ्तार है उसको देखते हुए भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 3 से 5 सालों का ज्यादा समय लग सकता है। यानी कि भारत जो है 2029-30 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बन पाएगा। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, अरेबिका हल्की कॉफी है और रोबस्टा बीन्स की तुलना में इसका बाजार मूल्य अधिक होता है। तो यहाँ पर भारत में जो उगाए जाने वाले 2 कॉफियों के प्रकार हैं उसको लेकर के चर्चा किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में कॉफी के जो 2 मुख्य किस्में उगाई जाती हैं उनमें से एक है अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। अगर हम अरेबिका की बात करें तो अरेबिका हल्की कॉफी है, लेकिन अधिक सुगंधित होने के कारण रोबस्टा बीन्स की तुलना में इसका बाजार मूल्य अधिक होता है। तो अगर इस पॉइंट को ध्यान में रखें और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, रोबस्टा सफेद तना छेदक यानी कि व्हाइट स्टीम बोरर जैसे कीटों और रोगों के प्रति अति संवेदनशील हैं और इसे अरेबिका की तुलना में अधिक छाया की आवश्यकता होती है। अगर हम इन दोनों किस्मों की तुलना करें तो यहाँ पर मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को आपको दे दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि अरेबिका कीटों और रोगों जैसे सफेद तना छेदक, पत्ती रतुआ आदि के लिए अति संवेदनशील है और रोबस्टा की तुलना में अधिक छाया की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि अरेबिका कीटों और रोगों के लिए अति संवेदनशील है और रोबस्टा की तुलना में अधिक छाया की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम इस कथन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस बात को पूरी तरीके से उलट कर लिखा गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि रोबस्टा सफेद तना छेदक जैसे कीटों और रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील है, जबकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अरेबिका इन रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही गलत है। तो जो भी डिफरेंस है अरेबिका और रोबस्टा के बीच में उसको लेकर के मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं। आप लोग जरूर इसको नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है लोकल ग्रोवर्स एड टू सेवर राइजिंग ग्लोबल कॉफी प्राइसेस। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में कॉफी के प्राइसेस में तेजी देखी जा रही है, उसका फायदा भारत के जो घरेलू उत्पादक करने वाले हैं कॉफी के, उनको नहीं मिल रहा है और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर जो पहला कथन है वो ये कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। और यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो ये कह रहा है कि यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो योजना है उसमें केवल प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना, ओला पड़ना आदि शामिल है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से गलत है, जहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी फसल के लिए यहाँ पर 2% की एक समान दर से
बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए यहाँ पर 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होता है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो यह दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है, जहां पर कहा जा रहा है कि यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर दूसरा कथन सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं आक्रामक विदेशी प्रजातियां यानी कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। अगर हम आक्रामक विदेशी प्रजातियों की बात करें तो ये ऐसी प्रजातियां हैं जो गलती से या जानबूझकर उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर आ जाती हैं, जो समस्या पैदा कर सकती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्रजातियां अक्सर सामानों की आवाजाही के माध्यम से एक दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। जैसे जब सामानों को एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात किया जाता है, इस कारण से ये जो प्रजातियां हैं वह एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। कीड़ों को लेकर के ले जाने वाली लकड़ी के जो उत्पाद होते हैं उनसे जो है ये प्रजातियां एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती हैं। जो सजावटी पौधे होते हैं उनके परिवहन के माध्यम से भी ये प्रजातियां एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां जब अपने वातावरण से निकलकर किसी दूसरे वातावरण में जाती हैं तो इसके गंभीर पारिस्थितिक प्रभाव भी हो सकते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं। इनमें से कुछ कारण की मैं यहाँ आपको चर्चा कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई आक्रामक प्रजाति अपने वातावरण से निकल करके किसी नए वातावरण में जाती है तो वहां पर उनके जो प्राकृतिक शिकारी होते हैं उनकी कमी होती है, और इस कारण से उनकी जो जनसंख्या है वह बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसी तरीके से वे बीमारियों को भी एक देश से दूसरे देश में ले जा सकती हैं। चूंकि उनकी जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती है, इसीलिए जो देसी प्रजातियां होती हैं वे उनसे आगे निकल जाती हैं, उनका शिकार करती हैं। उनकी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको वे बदल देते हैं, जिसके कारण उस देश का वातावरण और उसकी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भारी नुकसान पहुंचता है। और दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आने और जाने से परेशान रहती हैं। तो इस मुद्दे पर जो न्यूज़ आया है उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।